पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि जब एवीएस के द्वारा संविदा की जाती है तो उसका परिणाम क्या होता है। तो एवीएस की जो संविदा की जाती है उसका परिणाम होता है कि वो संविदा कैसी होती है, शून्य होती है। अर्थात वो संविदा प्रारंभ से ही कैसी होती है, शून्य होती है। तो जो एवीएस के करार से संबंधित जो विधि हैं उनका हम अब वर्णन देखते हैं। तो एवीएस के द्वारा की गई संविदा पूर्णतः शून्य होती है। इसके बारे में बताया गया है कि एवीएस द्वारा किया गया करार प्रारंभ से कैसा होता है, शून्य होता है। यह मोहरी बीवी बनाम धर्मदास घोष, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है इस बाद का। मोहरी बीवी बनाम धर्मदास घोष के बाद में निर्धारित किया गया, लेकिन उपयुक्त नियम तब लागू किया गया जब बाद एवीएस के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। परंतु यदि एवीएस ने अपना दायित्व पूरा कर दिया है तथा सक्षम पक्षकार ने अपना दायित्व पूरा नहीं किया है तो विधि एवीएस की क्या करती है, वो रक्षा करती है तथा सक्षम पक्षकार को अपना दायित्व पूरा करने के लिए क्या करेगी, बाध्य करेगी। तो अब दूसरी विधि है कि जो कपटपूर्ण व्यपदेशन होता है उस पर विबंध का सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो इसके बारे में बताया गया कि यदि एक बार एवीएस ने मिथ्या वर्णन द्वारा अपनी उम्र अधिक बताकर दूसरे पक्षकार को संविदा करने के लिए क्या किया है, उत्प्रेरित किया है, तो बाद में एवीएस के ऊपर विबंध का नियम लागू करके उसे सत्य आयु बताने से रोका नहीं जा सकता। अतः एवीएस के ऊपर विबंध का सिद्धांत लागू नहीं होता है। इसलिए एवीएस को एवीएसता का बचाव लेने से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि विधि की नीति एवीएस की क्या करती है, सुरक्षा करना है। यदि विबंध को लागू कर दिया जाएगा तो शून्य करार क्या हो जाएगा, परिवर्तनीय हो जाएगा, जबकि जो शून्य करार होता है वो प्रारंभ से ही शून्य रहता है, अर्थात बाद में किसी भी परिस्थिति में उसे वैध घोषित नहीं करवाया जा सकता। तो जो एवीएस के द्वारा करार किया जाता है उसका वो क्या नहीं कर सकता, अनुसमर्थन नहीं कर सकता। तो तीसरा पॉइंट है अनुसमर्थन नहीं कर सकता। यहाँ अनुसमर्थन का तात्पर्य है पिछले कार्यों को स्वीकार करना, अर्थात पूर्व में किए गए संविदा के दायित्वों को वर्तमान में स्वीकार करना अनुसमर्थन कहलाता है। इससे जो संबंधित केस है वो है तुकाराम बनाम माधवराव। अब इस मामले में क्या कहा गया था, इस मामले में कहा गया था कि एवीएस के द्वारा की गई संविदा का वयस्क होने पर क्या नहीं कर सकता, अनुसमर्थन नहीं कर सकता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई व्यक्ति अवयस्क है, उसके द्वारा संविदा की गई है और फिर बाद में वो वयस्क हो जाता है तो वो उस संविदा का क्या नहीं कर सकता, अनुसमर्थन नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब है कि जब उसने जो संविदा की थी वो संविदा कैसी थी, शून्य थी, अर्थात उसे पश्चात में अनुसमर्थन में उसे क्या नहीं बनाया जा सकता, वैध नहीं बनाया जा सकता। इसी प्रकार एक दूसरा वाद है सूरज नारायण बनाम सकू अहीर। उपयुक्त वाद में एक एवीएस ने साधारण बॉन्ड लिखकर कुछ धन उधार लिया। एवीएस जब वयस्क हो गया तब पुनः एक बॉन्ड और लिखा। दूसरे लिखे बॉन्ड के आधार पर कर्जा वसूल करने के लिए जब वाद प्रस्तुत किया गया तो न्यायालय ने निर्णय दिया कि दूसरा बॉन्ड बिना प्रतिफल के संपादित किया गया है, अतः प्रतिफल के अभाव में ये संविदा कैसी है, शून्य है। अतः इसका इन्फोर्सेबल नहीं अर्थात प्रवर्तन नहीं किया जा सकता। अतः उपयुक्त विवेचन का सारांश यह है कि एवीएस वयस्क होने पर अपनी अवयस्कता की स्थिति में की गई संविदा का अनुसमर्थन वयस्क होने पर नहीं कर सकता, क्योंकि शून्य कार्य को अनुसमर्थन से वैध नहीं बनाया जा सकता। अब चौथा है कि वापस अदायगी का दायित्व। तो कहने का मतलब है कि संविदा के दौरान अगर कोई भी लाभ प्राप्त कर लिया है उसने या किसी वस्तु को प्राप्त कर लिया है तो उसे वापस नहीं कर सकता। तो अगला पॉइंट है वापस अदायगी का दायित्व। वापसी अदायगी दायित्व का प्रत्यास्थापना का नियम भी कहा गया है, जो केवल एवीएस पर आंशिक रूप से क्या होता है, लागू होता है। यदि कोई एवीएस अपनी उम्र के बारे में झूठ बोलकर करार करता है और उस प्रकार के अंतर्गत कोई माल या संपत्ति प्राप्त करता है, तो यदि वह माल या संपत्ति उसके कब्जे में है,
उसे पहचाना या खोजा जा सकता है तो एवियस को ऐसा माल या संपत्ति को वापस करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। दूसरा है, लेकिन उस माल या संपत्ति का उपयोग किया जा चुका है या किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित कर दी गई है तो एवियस को उस माल या संपत्ति को लौटाने के लिए नहीं कहा जा सकता। ऐसी माल या संपत्ति के मूल्य को चुकाने के लिए कहा जाए। इस संबंध में जो मुख्य बात है वो लेसली बनाम सील है। लेसली बनाम सील। इस बात में एक एवेक्स ने अपनी आयु के विषय में मिथ्या वर्णन करके कुछ धन क्या लिया, उधार लिया। कर्जदाता ने धन वापस लेने के सिद्धांत प्रत्यास्थापन का सहारा लेते हुए न्यायालय से अंतोष मांगा। इस बात का जो डिसीजन दिया गया था वो न्यायाधीश लॉर्ड समर के द्वारा दिया गया था, ने दावों को क्या कर दिया, रद्द करते हुए निर्धारित किया कि एवियस के संबंध में प्रत्यास्थापन वहीं लागू किया जा सकता है जब वस्तु जैसी थी वैसी है उपलब्ध हो, लेकिन जहां एवियस को धन दिया गया है और उस धन को ज्यों की त्यों प्रदत्त नहीं किया जा सकता, इस स्थिति में एवियस से पैसा दिलाने का अर्थ एक शून्य संपदा को क्या करना है, लागू करना है। तो अब हम देखते हैं कि एवियस के द्वारा अगर कोई अपकृत्य किया जाता है तो उसका दायित्व कितना होता है। तो अब अगला पॉइंट है अपकृत्य के अंतर्गत दायित्व। यदि अपकृत्य का कृत्य संपदा के पालन में किया गया है तो एवियस उत्तरदायी नहीं होगा। यदि एवियस का कृत्य केवल अपकृत्य है तो अपकृत्य को निश्चित रूप से वह उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इस संबंध में एक केस है वनर्ड बनाम हैंगिस। क्या है? वनर्ड बनाम हैंगिस के बाद में एक एवेक्स ने सवारी करने के लिए एक घोड़ा किराए पर लिया, ना कि कुदाने के लिए, फिर भी वह घोड़े को कुदाता रहा तो ऐसा करने से घोड़े को चोट पहुंचती है। तो इस मामले में न्यायालय ने निर्धारित किया कि घोड़ा सवारी के लिए दिया गया था, ना कि कुदाने के लिए, अतः यह स्पष्ट रूप से अपकृत्य है। अतः एवियस को अपकृत्य के लिए क्या माना गया? दायी मान लिया गया। इसके संबंध में एक दूसरा केस और है, जेनीसन बनाम रेंडल। इस बात में एवियस ने कुछ दूर की सवारी के लिए घोड़ा किराए पर ले लिया, लेकिन अधिक दूरी की सवारी करता है, परिणाम स्वरूप घोड़े को क्या पहुंचती है? चोट पहुंचती है। न्यायालय द्वारा कहा गया कि एवियस के कार्य संपदा के पालन के अंतरिम रूप, कहने का मतलब है कि एवियस का जो कार्य था वो संपदा के पालन का अंतरित हुआ है, अतः संपदा को अपकृत्य नहीं बनाया जा सकता। संपदा के लिए एवियस को दायी नहीं ठहराया जा सकता। तो कहने का मतलब यह है कि एवियस ने जो घोड़ा किराए पे लिया था वो कहीं जाने के लिए लिया था और वो उस दूरी पर, उससे अधिक दूरी पर उस घोड़े को ले गया, परिणाम स्वरूप घोड़े को क्या हो गई? चोट पहुंच गई थी। तो न्यायालय ने कहा कि ये उसका जो कार्य था एवियस का, वो अपकृत्य नहीं था, वो तो संपदा के पालन करते हुए, जो संपदा थी उनके बीच में उसका पालन करते हुए उसको वो कार्य अतिरिक्त हो गया था। अतः संपदा के लिए एवियस को इस बात में क्या नहीं माना गया? दायी नहीं ठहराया जा सकता। छठवां है एवियस के लाभ की संपदा। तो यद्यपि मोहरी बी बनाम धर्मदास घोष के बाद में प्रतिपादित हो चुका था कि एवियस के द्वारा की गई संपदा कैसी होती है? पूर्णतः शून्य होगी। लेकिन यदि किसी संपदा में एवियस ने प्रतिफल दिया है तो ऐसी संपदा को एवियस की सुरक्षा के हित के लिए लागू किया जाएगा। और जैसे एवियस के हित में एक गिरवी विलेख संपत्ति किया गया है, एवियस ने गिरवी के प्रति पूरी राशि दूसरे पक्षकार को भुगतान कर रखी है, तो इस संबंध में विवाद उत्पन्न होता है तो संपदा कैसी होगी? इन्फोर्सेबल होगी, अर्थात संपदा परिवर्तनीय होगी। अब भारतीय संपदा अधिनियम के अंतर्गत एवियस को प्रदान की गई आवश्यकताओं की कोई वस्तु है तो उसके प्रति उसका क्या दायित्व है? तो यह सिद्धांत भारतीय संपदा अधिनियम के अंतर्गत ही दिया गया है, जिसे बोलते हैं हम संपदा कल्प, अर्थात क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसको धारा
68 में दिया गया हुआ है और धारा 68 बताती है कि किसी एवियस की या अयोग्य व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो कुछ भी दिया गया है, जो व्यक्ति इस प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति करता है उसे वसूलने का पूरा अधिकार होता है। जो भी वस्तु प्रदान की जाए वह प्राथमिक आवश्यकता के अंतर्गत होनी चाहिए, जैसे निवास है, भोजन है, कपड़े हैं, चिकित्सा है, शिक्षा है आदि की व्यवस्था किया जाना क्या है, प्राथमिक आवश्यकता है। लेकिन किसी एवियस का विवाह करना प्राथमिक आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद यह तथ्य का प्रश्न है कि जो वस्तु एवियस को प्रदान की गई है वो आवश्यक वस्तु के अंतर्गत आती है या नहीं। ऐसे प्रश्नों का निर्धारण तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर किया जाएगा। अतः जो व्यक्ति आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वह खर्चों को पाने का अधिकारी है, चाहे एवियस के साथ औपचारिक संविदा न की हो। लेकिन ऐसे मामलों में एवियस व्यक्तिगत रूप से आबद्ध नहीं होता है। उसकी जितनी भी संपत्ति होती है उससे उसकी प्रतिपूर्ति की जा सकती है, अर्थात संविदा के लिए दायित्वधीन होता है। अब स्थिति क्या होती है, एवियस जब अभिकर्ता के रूप में होता है तो किसी एवियस को अभिकर्ता नियुक्त किया जा सकता है, क्योंकि अभिकर्ता अपने मालिक की ओर से और उसके लिए कार्य करता है। इसलिए अभिकर्ता के द्वारा किए गए कार्यों के लिए कौन उत्तरदायी होता है, मालिक उत्तरदायी होता है। अब जब एवियस के फर्म में भागीदार बनता है तो स्थिति क्या होती है, साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत जो धारा 30 है वो ये बताती है कि साझेदारी फर्म के लाभ के लिए एवियस को भागीदार बनाया जा सकता है, परंतु एवियस के भागीदार के दायित्व एवं अधिकार क्या होते हैं, सीमित होते हैं। इसके अतिरिक्त एवियस प्रतिभूति नहीं दे सकता है, एवियस कंपनी का अंशधारी नहीं बन सकता है, एवियस दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता है। और अंत में एवियस द्वारा की गई संविदा को हम दो प्रकार की मांग कर सकते हैं। एक होती वैध संविदा, यह संविदा आवश्यकता प्रदान करने की है। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी एवियस के द्वारा संविदा की जाती है तो वो संविदा कैसी होती है, शून्य होती है। लेकिन एवियस के लिए अगर उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई संविदा, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई वस्तु प्रदान की जाती है या उसे सुविधाएं दी जाती हैं तो उनको देने का, उसको वसूलने का क्या होता है, अधिकार होता है। लेकिन वो वसूला उसी तक जाता है उसकी संपत्ति से, वो अलग से देने के लिए उसको दायित्व नहीं है। तो ये आपका हुआ टॉपिक एवियस से संबंधित विधि का। थैंक यू।